दोस्तों आज हम लोग हमारी तरबूज की उस फील्ड पर हैं जहां पर 8 जनवरी 2026 को हमने बुआई की है। और इस वीडियो में हम आपको तरबूज की फसल की बुआई तक की हर वो बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे जो एक तरबूज किसान को पता होना चाहिए। और इन्हें फॉलो करके हमने तरबूज के प्रोडक्शन को 20% तक प्रैक्टिकली बढ़ाया है। और ये दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर हम बताने जा रहे हैं, कोई भी पढ़ी लिखी चीजें नहीं है। और अगर आप एक नए तरबूज किसान भी है तो भी आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बुआई के पहले तक की हर प्लानिंग, हर जानकारी इस वीडियो में डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो है तरबूज खेती सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो और अच्छे से समझने के लिए पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सभी तरबूज किसानों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टारगेट सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 किलो से बड़े साइज का तरबूज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकालना हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इससे ही अच्छे मार्केट रेट्स मिलते हैं। और 2 नंबर का तरबूज मतलब 2 किलो से छोटा साइज जो होता है उसे इससे आधे से भी कम मार्केट रेट्स मिलते हैं। तो इसकी ज्यादा मात्रा निकल भी जाए तो इसका कोई सेंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें नहीं दे सकता है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि आशीष भाई क्या साइज कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में है? बहुत हद तक दोस्तों ये हमारे हाथ में है। वीडियो में आगे आप डिटेल में समझ जाएंगे। दोस्तों जब आप तरबूज खेती करने के लिए डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि आपके एरिया में मिट्टी किस प्रकार की है और ये फसल किस प्रकार की मिट्टी में ली जा सकती है। बेस्ट सॉइल इस फसल के लिए मानी जाती है बलुई दोमट मिट्टी 6 से 7 जिसका पीएच हो। इस प्रकार की मिट्टी में इसका अधिकतम प्रोडक्शन निकाला जा सकता है, अच्छा टेस्ट भी ये फसल देती है और इसके साथ ही अच्छी क्वालिटी भी निकाली जा सकती है। इसके अलावा लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी में भी ये खेती कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके एरिया में गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकटी मिट्टी है, फटने वाली मिट्टी है तो आपको ये खेती उसमें नहीं करना चाहिए। लागत बढ़ेगी, उत्पादन उतना नहीं निकल पाता है, न ही इस फसल का टेस्ट उतना अच्छा आ पाता है। दोस्तों आप हमारी इस फील्ड की मिट्टी को देखिए, इसमें क्ले परसेंटेज बहुत कम है और पत्थर ज्यादा है। उसके बावजूद भी तरबूज की फसल का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि तरबूज बहुत छोटी अवधि की फसल है और कम समय में इसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसे खाद खाने वाली फसल कहा जाता है और इसे ऐसी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है जो इसे तेजी से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा पाए। जो हम ड्रिप से चला रहे हैं उन्हें भी फटाफट फसल को अवेलेबल करवा पाए और हल्की मिट्टी ये काम बहुत अच्छे से कर पाती है। तरबूज की फसल से अगर जबरदस्त उत्पादन लेना ही है तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जिस फील्ड पर पिछले साल आपने तरबूज लगाया था उसी फील्ड पर डबल से आप तरबूज नहीं लगाएं। फील्ड चेंज कर लें, फसल चक्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से उत्पादन में गिरावट आती है। इसके साथ ही कई लोगों के प्रश्न ऐसे भी थे कि जिस बेड पर हम एक फसल ले चुके हैं क्या उस पर तरबूज की फसल लगा सकते हैं? तो दोस्तों मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप फ्रेश स्टार्ट करें, नए बेड बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी इस प्रकार की फसलों के रेज्ड बेड पर तरबूज की फसल नहीं लगाएं। प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं ऐसा करने से उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आती है। दोस्तों ज्यादातर नए तरबूज किसान एक गलती करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था अगर पर्याप्त आपके पास नहीं है तो ये फसल नहीं लगाएं, क्योंकि ये फसल 1 एकड़ में आने के लिए लगभग 15 से 20 लाख लीटर पानी मांगती है, जिसमें दूसरी फसलें 2 बार ली जा सकती हैं। तो दोस्तों तरबूज की फसल में अनुमान इस हिसाब से लगाएं कि अगर 50 दिन की अवधि के बाद में इस फसल को आप 4 घंटे पर डे सिंचाई मिनिमम दे सकते हैं तो ही ये फसल लगाएं। अदरवाइज आप खरबूज पर भी जा सकते हैं जो इससे 20% कम पानी मांगता है। दोस्तों हमारी फील्ड से बड़े फलों की संख्या कितनी ज्यादा निकलेगी ये सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लांटेशन की दूरी क्या है। 5 फीट बाय 1.25 फीट की स्पेसिंग पर लगाकर हमने बेस्ट प्रोडक्शन तरबूज से निकाला है और हमारी इस फील्ड पर आप देखिए लगभग 1.5 फीट हमने पौधे से पौधे की दूरी रखी है। तो दोस्तों 1.25 से 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखें, एक ड्रिपर पर एक ही पौधा लगाएं। यही सबसे बड़ा राज है बड़े फल की संख्या ज्यादा निकालने का। और इसके साथ ही लाइन से लाइन की दूरी की अगर बात करें तो जब आप दिसंबर और जनवरी में प्लांटेशन करते हैं तो 5 फीट तक रख सकते हैं, 5.5 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो रहे हैं, फरवरी या फिर मार्च में प्लांटेशन कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें। ऐसा करके प्लांट डेंसिटी बढ़ेगी जिससे कि फोलिएज बढ़ेगा, पत्तों का कवरेज फलों के ऊपर बढ़ेगा, जिससे कि अप्रैल वाली जो तेज धूप होती है उससे फल खराब नहीं होंगे,
स्पॉट्स नहीं बनेंगे। दोस्तों, तरबूज का प्रकार बड़ी ही सावधानी से चुनें, क्योंकि कई किसान इस वजह से नुकसान में चले जाते हैं। कोई तरबूज ऊपर से दिखने में अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ये लगा लेना चाहिए, बल्कि हम इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए ये लगा रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, अगर आप लंबी दूरी पर बेचना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लंबा करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक आइस बॉक्स लगाएं। आप ऐसा वाटरमेलन चाहते हैं जो हर मार्केट में बिक जाए, लोकल मार्केट में भी बिक जाए, प्रोडक्शन भी अच्छा दे, तो आप ब्लैक आइस बॉक्स वाटरमेलन लगाएं। अगर आप किसी बड़ी सिटी के पास में रहते हैं जहां पर महंगे तरबूज बेचे जा सकते हैं, तो आप एक्सोटिक वाटरमेलन लगाएं। एक्सोटिक वाटरमेलन का टेस्ट जरूर अच्छा होता है दोस्तों, कलर भी, येलो फ्लैश भी मिल जाता है, ऑरेंज भी मिल जाता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना ब्लैक आइस बॉक्स का होता है, और इन्हें ज्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप नए किसान हैं तो तरबूज खेती की शुरुआत आप ब्लैक आइस बॉक्स वाटरमेलन लगाकर ही करें। खेत की तैयारी करते समय ध्यान रखें, गहरी जुताई करें और डबल रोटावेटर करके मिट्टी को बारीक और भुरभुरी करें, और बेड बनाने के बाद में बेसल डोज डालकर डबल से बेड मेकर इस बेड पर घुमाएं, ताकि जो खाद आपने डाले हैं वो मिट्टी की एक लेयर से कवर हो जाए और यूटिलाइजेशन उनका बढ़े, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। ड्रिप के डिस्चार्ज का सिलेक्शन भी मिट्टी के सोखने की कैपेसिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए। जनरली 2 से 4 लीटर पर आवर के डिस्चार्ज वाली ड्रिप्स का सिलेक्शन इस फसल के लिए हम करते हैं, लेकिन 4 लीटर अगर ड्रिपर डिस्चार्ज कर रहा है और मिट्टी उतना सोख ही नहीं पा रही है, तो पानी बेड के नीचे बहेगा, जिससे कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो मूव हो सकते हैं वो भी नीचे बहेंगे, जो कि हमारी फसल के लिए उचित नहीं है। जनरली 16 mm डायमीटर की ड्रिप हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन लंबाई अगर 250 फीट से ज्यादा है बेड की और एक ही डायरेक्शन में आपको ड्रिप लगाना है, तो 20 mm की ड्रिप आप सिलेक्ट करें। मल्चिंग पेपर की थिकनेस आप इस प्रकार से सिलेक्ट करें कि 18 माइक्रोन की थिकनेस में तरबूज की फसल आसानी से आ सकती है, क्योंकि ये केवल 2 महीने की अवधि की फसल है। लेकिन सेम बेड पर अगर आप आगे दूसरी फसल लगाना चाहते हैं, तो आप 21 से 25 माइक्रोन तक की थिकनेस की मल्चिंग पेपर सिलेक्ट करें। ब्लैक और सिल्वर कलर की स्टैंडर्ड मल्चिंग पेपर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तरबूज के बीज लगाएं या फिर पौधे, ये बड़ा प्रश्न है जो मुझसे कई बार पूछा जाता है, और मैं हमेशा पौधे लगाने का सुझाव देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि पौधे जब हम लगाते हैं तो 10 दिन कम अवधि में फसल आ जाती है बीज के कंपैरिजन में। इसके साथ ही कुछ लॉसेस डैंपिंग ऑफ से होते हैं। इसके अलावा हर पौधे से बराबर हमें आउटपुट मिलता है, पूरी फील्ड एक साथ उठाव लेती है। लेकिन जब हम बीज लगाते हैं तो कुछ लॉस तो जर्मिनेशन में ही हो जाता है। 100 में से 90 से 95 दाने ही उगते हैं, मतलब 90 से 95% जर्मिनेशन ही आता है। कुछ गैप फिलिंग के लिए खाली रह जाते हैं। 8 दिन बाद हमें यह पता चलता है कि जर्मिनेशन कितना आया है, उसके बाद हम गैप फिलिंग करते हैं। गैप फिलिंग करते हैं तो वो पौधे जो होते हैं दोस्तों, उनमें से भी कई नहीं उग पाते हैं, और कुछ जो उगते हैं वो भी फसल की बराबरी नहीं कर पाते हैं, और कई बार उन पौधों से आउटपुट मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए पौधे लगाना बेस्ट है। अगर आपके एरिया में पौधे अवेलेबल नहीं है और बीज लगाना ही आवश्यक है, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर बुआई करने के पहले अपने घर पर प्रो ट्रे में कुछ बीज उगा लें, जिससे कि जब गैप फिलिंग वाली स्थिति बनती है तो वो पौधे इनके साथ चल पाएं। हालांकि हमने हमारी इस फील्ड पर बीज ही लगाए हैं, क्योंकि कई सारी कमेंट्स थी कि बीज लगाकर आशीष भाई आप उस फसल का पूरा मैनेजमेंट बताइए। यहाँ पर सागर सीड्स की शक्तिमान वैरायटी और अल्पाइन की राफेल वैरायटी लगाई है, और ये 2 वैरायटी भी इसीलिए लगाई है ताकि हम आपको इन वैरायटीज का परफॉर्मेंस बता सकें। तो दोस्तों, तरबूज की फसल की बुआई के पहले इस प्रकार से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सभी जानकारियां हमारे अनुभव के आधार पर थी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ऐसी ही जानकारियां लगातार देखना चाहते हैं, तरबूज की खेती का पूरा मैनेजमेंट जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।